नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की जीत में कांग्रेस पार्टी का कितना बड़ा योगदान है। जी, हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। आप कहेंगे मामूली बढ़ा है, 3.10 था उनका, अब जाके 3.27 हो गया है। 0.17% वोट बढ़ा है। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चंद बढ़ा है, नहीं बढ़ा है, तो अब कांग्रेस पार्टी के लिए अफसोस की बात हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है वहां, वो काम काफी हद तक तय किया है भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड जीत की दिशा में। मोटे तौर पे कांग्रेस पार्टी ने 12 सीटों पर इतने वोट हासिल किए हैं जिसकी वजह से ममता बनर्जी या टीएमसी के उम्मीदवार की हार हुई या भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। मुर्शिदाबाद का इलाका, मालदा का इलाका, 24 परगना के इलाका में तकरीबन 12 सीट हैं जहां पे टीएमसी जीत जाती है और कांग्रेस पार्टी को वहां के लोग वोट नहीं डालते। सीधे 50,000 34,000 वोट पाया है वहां पे कांग्रेस पार्टी ने, और 3.27% पाया, ये अलग कहानी है। दूसरी कहानी, 2 ही विधायक जीते हैं कांग्रेस पार्टी के, फरक्का से और रानीपुर से। ये दोनों मुस्लिम हैं। इसका मतलब मुस्लिम जो वोटर थे, अल्पसंख्यक वोटर जो थे, जिसके पेशबंदी कर रखी थी ममता बनर्जी, अपने साथ बांध रखा था टीएमसी ने, उन वोट को उसी सहारे मैदान में उतरी थी। ये कहते उतरी थी जो वोट आबादी है वहाँ पश्चिम बंगाल में 34% कहा जा रहा है मुस्लिम का आबादी, वो अगर इंटैक्ट होती है तो टीएमसी जीत जाती है। पिछले तमाम गणित उसी आधार पर है। 2021 की बात हो, 2000 उससे पहले के 2011 से आप जोड़ते चले हैं, 2016 में यही बात रही थी कि वो वोट इंटैक्ट था, उसमें भेद नहीं पा रहा था, इसलिए टीएमसी लगातार जीत रही थी और भारतीय जनता पार्टी की हार हो रही थी। इस हार को जीत में बदलने में एक बड़ी भूमिका है इस बार कांग्रेस पार्टी ने जिस ढंग से 294 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। यानी जिस तरीके से लोग कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी का बी टीम, अगर आप विश्लेषण करेंगे पश्चिम बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करने में बी टीम की भूमिका में काफी हद तक अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी ने निभाई है। यही वजह है कि टीएमसी ने कई जगहों पर कांग्रेस पार्टी का जो दफ्तर पिछले 15 साल के शासन में कब्जा कर रखा था, उन दफ्तरों को मुक्त कराया जाने लगा तुरंत जीत के साथ ही। अभी सरकार बनी नहीं, देखिए दृश्य देख रहे हैं, कई जगहों पे ऐसा हुआ टीएमसी ने वहां पर झंडा गाड़ लिया था कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर, वहां उसको फिर से रिटेन कर रही है कांग्रेस पार्टी। मतलब उमंग है भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्ववाद के बीच में। अगर कोई पार्टी वहां सस्टेन करने की स्थिति में आई है वो कांग्रेस पार्टी। आप मान सकते हैं पश्चिम बंगाल में मोटे तौर पर अगर 12 सीटें जीत जाती टीएमसी तो क्या होता, 80 सीट जीती है तो 92 सीट हो जाता। ये तो 206 सीट जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी जीती है वो तो कम नहीं हो जाता। आप कह सकते तब भी 150 सीट तो आनी ही थी। 12 अगर आज जीत लेते, 14 अगर और हो जाता, तब भारतीय जनता पार्टी की जीत मुमकिन थी। लेकिन ये प्रचंड जीत जो दिख रही है उसमें काफी हद तक राहुल गांधी के उस मुहिम का योगदान है जो बहरामपुर में बैठ करके अधीर रंजन मजूमदार ने चलाया, या बाकी जगहों पर राहुल गांधी अपने हिसाब से रैली करते रहे। जब विपक्षी एकता की बात होती है, ग्राउंड की बात होती है, तो उसमें देखा जाता है विपक्षी एकता में कौन सी कमजोर कड़ी है जो कि भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित कर रही है। तो आप सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, तमिलनाडु में भी आकलन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी के जीत में और कांग्रेस पार्टी की मुहिम में यह तय हुआ है कि विपक्षी एकता की कमजोर होती डोर के पीछे कांग्रेस पार्टी का अहम योगदान है। जिस पश्चिम बंगाल में अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी, जिस पश्चिम बंगाल में आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव, जिस पश्चिम बंगाल में हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के बिल्कुल दिल से ममता बनर्जी के लिए वोट मांगते हुए नजर आए, टीएमसी के लिए रैली करते हुए आए, आंदोलन करते हुए आए, अपने अपने कित्ते में जाकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा लिया, वहां पर कांग्रेस पार्टी अपने स्टैंड पर खड़ी रही। वो ये तय करती रही कि वहां पर टीएमसी का उम्मीदवार हारे, भले ही उसका प्रचार अपने जीतने के लिए होता रहा, लेकिन टीएमसी के उम्मीदवार का हारने के लिए उसका जो नैरेटिव बना रही थी, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बना रहे थे। इस बार पहली बार 294 सीट, जितने सीटें हैं पश्चिम बंगाल की, सब पर कांग्रेस पार्टी लड़ गई थी। और उस कांग्रेस पार्टी के बारे में अब ममता बनर्जी कह रही है, उनको याद आ रहा हारने के बाद, वो अब आने वाले दिनों में इंडी गठबंधन को इकट्ठा करने के लिए करेंगे। वो इंडी गठबंधन जो 2023 में पेशबंदी के आधार पर बना था, जिसकी बैठकें हुई थी पटना में, बेंगलोर में, मुंबई में, अलग अलग जगहों
जगहों पे दिल्ली में आखिरी बैठक हुई थी और जिसके आधार पर तय किया गया था 2024 में भारतीय जनता पार्टी के विजय का रथ को, 2024 की बात जब कर रहे हैं तो हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, विजय रथ को सीमित कर दिया गया था, 400 प्लस के नारे को 240 तक सीमित कर दिया गया था। वो सफलता मिली थी इंडी गठबंधन को अपने हिसाब से, और कांग्रेस पार्टी का योगदान उसमें जो भी रहा हो, लेकिन उसके बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी अपने व्यक्तिनिष्ठ होकर अपने लिए ही लड़ती दिखती है। वही वजह है कि दिल्ली में केजरीवाल के साथ मिलकर के विधानसभा चुनाव नहीं लड़ती है, दिल्ली में आसानी से भारतीय जनता पार्टी आ जाती है। यही वजह है कि टीएमसी के साथ जाकर मिलकर के वो पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ती है। तमाम विपक्षी एकता के लोग उनके साथ रहते हैं ममता बनर्जी के साथ, लेकिन कांग्रेस अलहदा रहती है और ममता बनर्जी का हार सुनिश्चित हो जाती है। आने वाले दिनों में ऐसा ही रहा तो अभी बड़ा महत्वपूर्ण मामला हुआ है। डीएमके एक महत्वपूर्ण घटक रहा है इंडी गठबंधन का, बड़ा योगदान रहा है इनके स्टालिन का, राहुल गांधी के नेतृत्व को बढ़ाने में, आगे करने में, सब कुछ करने में। अब जब तमिलनाडु के चुनाव का नतीजे आए हैं जहां विजय थलपति की प्रचंड जीत हुई है, उसको जरूरत पड़ी है, तो कांग्रेस पार्टी एक झटके में बिना डीएमके से पूछे हुए डीएमके अलायंस को तोड़ा है और जाकर सत्ता पक्ष की ओर जाने की कोशिश कर रही है। अगर इस मोड़ पर विजय थलपति कांग्रेस पार्टी के 5 विधायकों के समर्थन के बावजूद भी सरकार नहीं बना पाते हैं तो क्या समझा जाएगा? विपक्षी एकता की जो डोर है, जो आने वाले दिनों में 7 राज्यों के चुनाव है या 2029 में जाकर के अपने हिसाब से लोकसभा का चुनाव होना है, अगर यही हाल रहा, कांग्रेस एक कमजोर कड़ी बनती रही तो सूरत हाल क्या होगा? हाँ, याद कीजिए असदुद्दीन ओवैसी को पश्चिम बंगाल का जब जिक्र कर रहे थे तो पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजों के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहना शुरू किया है अल्पसंख्यकों को अब तय कर लेना चाहिए कि अल्पसंख्यक नेता ही उसका होगा। अब वो कांग्रेस पार्टी या किसी और पार्टी के पीछे नहीं देखना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा है अल्पसंख्यकों को अपना नेता खुद तय करना चाहिए, मुस्लिमों का नेता मुस्लिम ही होना चाहिए, क्योंकि नहीं होने की वजह से उनको काफी नुकसान हो रहा है। टीएमसी के हार के बाद से पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के खिलाफ जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है उसके पक्ष के उसके साथ कोई खड़ा नहीं दिखता है। टीएमसी के कई विधायक जीत के आए, कांग्रेस पार्टी के जो 2 विधायक जीत के आए वो दोनों के दोनों मुस्लिम हैं, उसके बावजूद कांग्रेस उनको बचाने में खड़ी नहीं दिखती है। लड़ना ग्राउंड पे वहीं किसी मुस्लिम नेता को ही पड़ता है। तो इस लिहाज से कहना भी ठीक है असदुद्दीन ओवैसी का। अगर असदुद्दीन ओवैसी इस बात को दृढ़ता से कहते हैं तो आने वाले वर्ष में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से एआईएमआई के लिए रास्ता खुलेगा, असदुद्दीन ओवैसी का रास्ता खुलेगा। वो जो मुस्लिम वोट बैंक है वहां पर, जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है, धर्मनिरपेक्षता के नाम पे, जिस तरीके से जिस नैरेटिव के नाम पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पास जाने की कोशिश कर रही है, उसको भेदेंगे असदुद्दीन ओवैसी जाकर के उत्तर प्रदेश में भी। और जो स्थितियां होंगी उसके बारे में परिकल्पना की जा सकती है। असदुद्दीन ओवैसी स्टैंड लेंगे पंजाब में, अगर अल्पसंख्यक वोट है, मुस्लिम वोट है वहां, तो अलग पार्टी तरीके से अपने हिसाब से भेजने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि उनको भारतीय जनता पार्टी के बी टीम कहा जाता है। मुस्लिम वोट को, अल्पसंख्यक वोट को वो किसी और पार्टी में जाने नहीं देना चाहते हैं, वो एकीकृत करने के हिसाब से अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनकी नाराजगी कांग्रेस पार्टी से भी है, ममता बनर्जी से भी, और आने वाले दिनों समाजवादी पार्टी जो अगले साल चुनाव में जाने वाली है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव, उससे भी। तो इस लिहाज से आने वाले दिनों की राजनीति इस विपक्षी एकता की डोर जो कमजोर होती हुई दिख रही है, जिसमें कांग्रेस महत्वपूर्ण भूमिका में, कमजोर करने की भूमिका में दिख रही है। याद दिला रहे हैं लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सदन में दिया गया वो बयान, जिसमें वो कहते हैं कि राहुल गांधी जब तक विपक्ष के नेता रहेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी की जीत का रास्ता साफ रहेगा। अब राहुल गांधी के चोट के बारे में अब आपको बता दें कि जो तमिलनाडु में जाकर उन्होंने किया है, कहते हैं कि जिस ढंग से टीवी के वहां जीत आई है, विजय थलपति की पार्टी जीत आई है, प्रचंड बहुमत नहीं ला पाई है, 108 की संख्या पे आकर ठहर गई। इस प्रचंड जीत के पीछे कहते हैं राहुल गांधी की पूरी इच्छा थी कि चुनाव से पहले ही वो डीएमके से अलायंस तोड़े और जाकर के उनसे मिल लें, टीवीके के साथ मिलकर चुनाव लड़े। लेकिन कहते हैं चिदम्बरम जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है वहाँ का, इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, उन सब की सहमति के बावजूद वहाँ नहीं चली राहुल गांधी के। राहुल गांधी नहीं चलने की वजह से ही डीएमके के साथ अलायंस में कांग्रेस पार्टी गई और इस दुखती हुई रग को अचानक से चुनाव निर्णय के बाद राहुल गांधी ने पलटा और कहा कि कांग्रेस पार्टी टीवीके के साथ जाएगी। अब इस मोड़ पे अगर टीवीके की सरकार नहीं बना पाती है तो आप समझिए राहुल गांधी के इस फैसले का क्या होगा। एक बहुत कॉन्फिडेंट अलायंस था डीएमके और कांग्रेस के बीच में। डीएमके बहुत भरोसे की बात थी। डीएमके एआईडीएमके नहीं है, स्टालिन जयललिता की पार्टी नहीं है जो मौका देखते ही पलट जाती है। इस वक्त में कांग्रेस पार्टी ने जब बहुत जरूरत थी डीएमके को, तब उस वक्त में उन्होंने अलायंस तोड़ा है।
अलायंस तोड़ करके टीवी के पास जाने का फैसला किया। तो ये भरोसा का जो क्राइसिस है वो आने वाले दिनों में देखना पड़ सकता है। जब अगले साल 7 राज्यों के चुनाव है, वहाँ कांग्रेस पार्टी जिस हिसाब से डीएमके को छोड़कर अचानक से टीवी के विजय थलपति के पास चली गई है, तो उसके नतीजे देखने को मिल सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का भरोसे का जो क्राइसिस है वो डीपेन होता जा रहा है, गहरा होता जा रहा है। सरकार में तो आने से दूर रही। जो प्रदर्शन है 3.27 वोट लेकर के कौन सी सरकार ला सकती थी? 294 सीटों पर आपने किस आकलन के आधार पर चुनाव लड़ लिया था? जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं आपकी भूमिका कमजोर होती है, संदिग्ध होती हुई दिख रही है। ये संदिग्ध और कमजोर भूमिका में अब पंजाब जो आपका पुराना स्टेट था, जहां आम आदमी पार्टी से आपको लड़के फिर से वापस लेना है, उसे कैसे सस्टेन करेंगे? वहां भारतीय जनता पार्टी जो कोशिश कर रही है इस बार झटके से आम आदमी पार्टी के तमाम सांसदों को, राज्यसभा के सदस्यों को तोड़ करके पंजाब में घुसपैठ का रास्ता तय कर रही है, तो उस भारतीय जनता पार्टी के इस आवेग को पंजाब में भी जाकर आप रोक नहीं पाएंगे। अगर ये हालत रहे कि विपक्षी एकता की डोर इतनी ज्यादा शिथिल और कमजोर हो गई है, जो कुछ देखने को कांग्रेस की वजह से हुई है। आप मोटे तौर पर मान लीजिए, इंडी गठबंधन का जब तक जोड़ था, ये गठबंधन जब तक मजबूत था, भारतीय जनता पार्टी को अपने हिसाब से उसने रोका था और संसद की चुनाव में रोका था, जिसकी वजह से परेशान है। अब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी इस बात से परेशान है कि 17 अप्रैल को सदन के अंदर जो हुआ, उन्हें करारी हार का जो तमाचा लगा, उसकी वजह से लगा कि एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में लड़ गई थी, लेकिन उसके बाद से लगातार निरंतर वो कमजोर होती जा रही है। कमजोरी का ही नतीजा है कि जो महाराष्ट्र के नतीजे निकल के आए, महाराष्ट्र में जिस ढंग से शिवसेना के साथ ठीक ठोस अलायंस के साथ एनसीपी नहीं चुनाव लड़ पाई है, जो कुछ भी हो वहाँ महाविकास अघाड़ी के अंदर जो क्राइसिस रहा भरोसे का, उसके नतीजे में भारतीय जनता पार्टी बड़े आसानी से वहाँ चुनाव जीत के चली आई। यही हाल पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है। तमाम विपक्षी दल ममता बनर्जी के साथ थे, तेजस्वी यादव ममता बनर्जी के साथ थे, अखिलेश यादव ममता बनर्जी के साथ थे, जेएमएम जो पड़ोसी राज्य है, हेमंत सोरेन ममता बनर्जी के साथ थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी गायब थी। कांग्रेस पार्टी मोर्चा ले रही थी और यही हाल कांग्रेस पार्टी अगर इकट्ठा थी वहाँ पर तमिलनाडु में डीएमके के साथ, तो चुनाव के नतीजे के बाद एक झटके में जैसे सरकार सत्ता में जाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने वो अलायंस तोड़ा है और टीवी के साथ जाने का फैसला किया है, तो आने वाले दिनों में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी को, और महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब उसे जरूरत पड़ेगी पंजाब में जाकर के विपक्षी अलायंस की, जब उसे जरूरत पड़ेगी उत्तर प्रदेश में विपक्षी अलायंस की, उत्तराखंड में विपक्षी अलायंस की, तब उन्हें कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ये सब अगले साल होना है, जल्द होना है। गुजरात में जाकर मुकाबिल होना है, हिमाचल प्रदेश में मुकाबिल होना है। अगर विपक्षी एकता की डोर इसी ढंग से शिथिल रही तो भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है, जो चक्रवर्ती सम्राट के तरीके से अपने हिसाब से बढ़ता बढ़ता 20 राज्यों तक पहुंच गया है, आने वाले दिनों में जो उत्तराखंड में तो है ही सरकार, उत्तर प्रदेश में है ही, उसको सस्टेन करने की बात है, लेकिन हिमाचल प्रदेश और पंजाब जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार है, उस पर बड़ा ग्रहण लग सकता है। अगले साल ही हो सकता है पासा पलट जाए। क्यों पलटे, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह कांग्रेस की में विपक्षी एकता के अंदर कांग्रेस के प्रति भरोसे की कमी है। ये कमी तमिलनाडु में जिस ढंग से स्टैंड लिया है चुनाव निर्णय के बाद राहुल गांधी ने, वो और प्रगाढ़ हुआ है। इस कमी के बीच में भारतीय जनता पार्टी के लिए बी टीम के तौर पे कौन काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है, ये आपस में एक चर्चा का विषय है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लोग सहमे पड़े हैं? कहते हैं अगली परीक्षा अखिलेश यादव को होनी है, उत्तर प्रदेश में होनी है, वहीं विपक्षी एकता के डोर में एक मजबूती के साथ खड़े दिख रहे हैं अलायंस जो वहां टक्कर देने की स्थिति में। लेकिन क्या ईडी, सीबीआई, बाकी इसके अलावा राहुल गांधी जो सहमे हुए दिख रहे हैं, या जो कुछ भी हो रहा है उसके बीच विपक्षी एकता कहाँ ठहरेगी, नहीं ठहरेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल जो स्थितियां हैं उसमें पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीत का श्रेय काफी हद तक कांग्रेस पार्टी पे भी बनता दिख रहा है। हार का जो नुकसान हुआ है ममता बनर्जी को, या विपक्षी एकता वहां टूटती हुई दिखी है, इसका बड़ा अपने हिसाब से आकलन करना पड़ेगा। अगर इंडी गठबंधन को सस्टेन करना है, उसे मजबूत करना है, तो कोई संयोजक बनाना पड़ेगा। हो सकता है ममता बनर्जी अपने हिसाब से बने, क्योंकि अब नीतीश कुमार तो रहे नहीं, नीतीश कुमार तो अब बिल्कुल पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए हैं। संन्यास की मुद्रा में होने के बावजूद उनको राज्यसभा भेजा गया है। अब भारतीय जनता पार्टी की पैरवी करते हुए अब ऊपर सदन में दिखेंगे। इस माहौल में विपक्षी एकता का क्या होता है, नहीं होता है, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए मुस्कुराने की बात है? हाँ, मौजूदा हालात की वजह से बिल्कुल मुस्कुराने की बात है। फिलहाल ये सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।